जनता ने, विशेषकर पिछड़े वर्ग ने, विशेषकर लोधा समाज ने अपना वोट देकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। भाजपा ने आदरणीय उमा भारती जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया और जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है, वैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कराने का काम किया। जब पार्टी में वापस बुलाया तो हाथ में कमंडल थमाया और कहा उमा भारती जी अब मध्य प्रदेश में आने की आवश्यकता नहीं, अब आप उत्तर प्रदेश जाओ। उत्तर प्रदेश में भिजवा दिया। चरखारी से चुनाव लड़ाकर पहले भाजपा ने उन्हें चरखारी के चक्कर में फंसाया, झांसी से चुनाव लड़वाकर झांसी का झांसा दिलाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय उमा भारती जी का सम्मान भाजपा ने नहीं किया। अगर आदरणीय उमा भारती जी का सम्मान भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो बीते विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के आदरणीय उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन भाजपा उपयोग करना जानती है, छलना जानती है, शोषण करना जानती है। मैंने आदरणीय उमा जी को कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो हम दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, माननीय उमा भारती जी का उपयोग किया और हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने आदरणीय कल्याण सिंह जी को दूध में से मक्खी की तरह बाहर पिटवाया, जब कल्याण सिंह जी बड़े जोश में आए, उन्होंने गरजती आवाज में कहा था मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा। अरे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने गड्ढा बहुत गहरा खोदा था, अरे गड्ढा तो बहुत बड़ा खोदा था, मगर उस गड्ढे में वो भाजपा को नहीं दफना पाए थे। वो तो राजनीतिक रूप से स्वयं उस गड्ढे में कूद गए थे और इतना गहरा कूद गए थे कि भारतीय राजनीति में चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आए, चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आए। पर जो काम कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम माननीय सुश्री उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो काम दिवाली की जनता की बेटी लोधी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा आपकी बेटी साधना भारती खोदेगी और उस गड्ढे में भाजपा आता तो भारत जलाओ पार्टी को इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ध्यान रखिएगा, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ और कांग्रेस पार्टी ने नारा दे दिया है कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कराकर संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग सहित सर्व समाज को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया सहित निजी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिलाने का काम करके दिखाएंगे। और इसीलिए आज साधना भारती कहने आई है कि मोदी जी भले कहते हो कि वो पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराने का काम किया, क्योंकि वो ओबीसी का वोट हथियाना चाहते थे। और अगर जन्मजात ओबीसी होते आदरणीय मोदी जी तो जातिगत जनगणना कराने का काम कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो कांग्रेस द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक कुर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो पिछड़े वर्ग का सम्मान करने का काम करते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो उमा भारती जी का अपमान करने का काम नहीं कराते। लेकिन मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, मोदी जी तो इसीलिए ओबीसी बने हैं ताकि आरएसएस विरोधी, ओबीसी विरोधी आरएसएस है, उसकी कठपुतली बनकर हमेशा ओबीसी समाज को छलने का काम करते रहे। और जितने भाजपा के मंत्री विधायक बन जाते हैं ओबीसी समाज के लोग, मैं आपसे अपील करने आई हूं कि जितने ओबीसी समाज के लोग जो भाजपा से टिकट लेकर आ जाते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आपके वोटों को पाकर विधायक, सांसद, मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन ओबीसी के अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ पाते, संसद में, विधानसभाओं में ओबीसी के लिए आवाज नहीं उठा पाते। ऐसे विधायकों, सांसदों, मैं तो कहती हूँ ऐसे विभीषण और जयचंदों को सबक सिखाना होगा और 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना होगा। एक तरफ ऐसी भाजपा है जो पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ हमने आपको कैसे प्रत्याशी दिए हैं। जो आपके विधायक रहे रोहित वोरा जी, उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास तो किया, मगर साथ ही साथ जब राजस्थान में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी विकास
तो सबसे पहले विधानसभा में रोहित बोरा जी ने उठाई। आपको पानी की समस्या आई तो पार्वती नदी क्योंकि सूख जाती है तो आपके इलाकों का जल स्तर नीचे चला जाता है, आपको पानी की समस्या होती है। इसे देखते हुए रोहित बोरा जी काली तीर योजना लेकर आए हैं। अरे चंबल से पानी लाएंगे मगर आपकी प्यास को बुझाएंगे, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। चाहे वो रोड बनाने की बात हो, काली तीर योजना की बात हो। और हमने तो क्या किया, हमने तो देश भर में तो देख लो 1150 में सिलेंडर मिल रहा है, 1200 में सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अरे एक इतिहास रचा और एक मात्र ऐसा राज्य बना जहां हमने 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मुहैया कराने का काम कराया। चिरंजीवी योजना चलाई, उस चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का मुफ्त गरीबों का इलाज कराने का काम किया, 10 लाख रुपए का बीमा दिलाने का काम किया, बेटियों को मोबाइल दिलाने का काम किया। और अब जब हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो 500 रुपए नहीं, अब तो 450 में आपको सिलेंडर दिखाएंगे। हम महिलाओं को मोबाइल और लैपटॉप लेकर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रमुख महिला है परिवार की, उसको साल में 10,000 रुपए देने का काम हम करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जातीय सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। और आज साधना भारती यही कहने आई है कि ध्यान रखिएगा, एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाढ़ से पहाड़ तोड़ रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जब आप कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, रोहित बोरा जी को फिर से विधायक बनाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी तो यहां से एक संदेश जाएगा कि राजस्थान में पिछड़े वर्ग ने एकता दिखाते हुए वोट किया है। और अभी तो ये राजस्थान का चुनाव है, हम 2024 में भी कांग्रेस को लाएंगे और जातिगत जनगणना करा के अपने अधिकार पाने का काम करेंगे। ये संदेश आपको देना है। साधना भारती यही कहना चाहती है, आपको समझाना चाहती है कि भाजपा वाले आएंगे, अरे भेष बदल कर आएंगे, मुखौटा लगा कर आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया है। मगर ध्यान रखिएगा, राम मंदिर भाजपा के आदेश पर नहीं बन रहा, अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। और ये भाजपा वाले क्या राम जी का सम्मान करेंगे? अरे मैं पूछना चाहती हूँ, जो संजय निषाद जो भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, जिन संजय निषाद से भाजपा ने ठगबंधन कर रखा है, अपना कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मान देने का काम किया है, उन संजय निषाद जी ने कहा था, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं है। अरे भाजपा वालों, क्या तुम भी यही मानते हो कि भाजपा की भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है? अगर नहीं मानते तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर के पद से संजय निषाद जी को हटा देना चाहिए था। लेकिन भाजपा उन्हें सम्मान देती है जो भगवान राम का अपमान करते हैं। तो साधना भारती बताना चाहती है कि ये पहली बार नहीं हुआ। नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा पहुंचाया, जिन नरेश अग्रवाल जी ने भगवान राम की तुलना राम और माता सीता की तुलना शराब से करने का काम किया। अरे महेश शर्मा भाजपा के मंत्री होते हुए उन्होंने संसद में माता सीता के अस्तित्व को नकारने का काम किया। मैं तो कहती हूँ, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो ये भाजपा राम की नहीं है, ये तो राम के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, लेकिन जो राम का अपमान करते हैं उनको उतना ही बड़ा सम्मान देने का कुकृत्य करती है। तो इसीलिए कहना चाहती हूँ कि अरे राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अर्जू धारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाव में, राम
मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता मई मां कौशल्या को। अरे राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। राम मिले शबरी के मीठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाती हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाती हूँ। मेरी भारत माँ मेरे लिए महान है, भारत में जी पूजा है, सर्वधर्म का स्थान है। अरे धर्म निरपेक्षता भारत की पहचान है, और भाई को भाई से लड़ाने वाला, बलात्कारियों का संरक्षण करने वाला, भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगाने वाला, भगवान राम को अपमानित करने वालों को सम्मान देने वाला भाजपा का हर शख्स साथी और शैतान है, और ऐसे शैतानों को सबक सिखाना अब इस दिवाली की जनता का काम है। ये जनता उस काम को बखूबी निभाएगी जब आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगी, रोहित बोरा जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। साधना भारती समझाने के लिए आई है, ये आए हैं मोदी जी, रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा की बात। अरे मोदी जी किस मुंह से बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हो? जब मणिपुर के अंदर आतताइयों ने, कुकर्मियों ने कुकृत्य किया और बेटियों को नंगा घुमाने का काम किया, नंगा करके उनकी मणिपुर के अंदर परेड निकाली गई, तब मोदी जी की आंख में एक आंसू नहीं आया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। तब मोदी जी क्या कर रहे थे? तब मोदी जी 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर आसमानी आनंद लेने का काम कर रहे थे। अरे पूर्व सैनिक की पत्नी को मणिपुर में नंगा किया गया, वो कारगिल युद्ध लड़ने वाला पूर्व सैनिक बोलता है, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में तो सफल हो गया, लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो गया। तब भी मोदी जी की आंख में एक आंसू नहीं आया। किसी 56 इंच के सीने वाले घड़ियाली की, मगरमच्छ की आंख में एक आंसू नहीं आया। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अरे नरेंद्र मोदी जी, आपके भाजपा के सांसद कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, बलात्कार के आरोप में दोषी हुआ, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा, अपनी पार्टी से उस समय आरोप लगा तो नहीं निकाला। अरे मोदी जी की पार्टी के एक और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया यौन शोषण करने का, पॉक्सो एक्ट लगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर। पॉक्सो एक्ट में किसी भी व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी होती है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं जाने दिया, एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने का काम किया। अरे मोदी जी, नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसने करते हुए माता विलास में रंभार कीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, और जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता, भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। और इसीलिए आज मैं यही कहने के लिए आई हूँ कि मोदी जी ने नारा तो निकाल दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मोदी जी बेटियां किससे बचाएं? भाजपा के कुलदीप सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के चिन्मयानंद से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं? अरे बेटियां बचा लेंगे, लेकिन पहले आप ऐसे यौन शोषण के आरोपियों को पार्टी से बाहर करने का काम करो, तब जाकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने का काम करो। आज साधना भारती समझा देने के लिए आई है। मैं श्री राम भाई को 2-3 सभाओं से सुन रही हूँ, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया किसी के लालच में मत आना, किसी के लालच में मत आना। मैं तो दिवाली के अपने परिवार के लोगों को समझाने आई हूँ कि लालच बहुत बुरी बला है। अभी आएंगे अलग अलग बेस बदल कर, लालच देने का काम करेंगे। कोई कपड़ा दे के लालच देने की बात करेगा, कोई पैसा दे के लालच देने की बात करेगा। तो मेरे चाचा दादा भाई सब सुन ही रहे हैं, भैया ध्यान रखना, कोई दारू देने की बात करके भी लालच देगा, लेकिन किसी के लालच में नहीं आना है, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। अब समझा देती हूँ। आपके दिवाली के पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी करते थे बर्तनों का व्यापार, बर्तन देते थे किराए पर। एक दिन एक ग्राहक आया, बोला सेठ जी जरा 10 कटोरी, 10 चम्मच, 10 गिलास, 10 प्लेट दे दो किराए पे। अरे 2 दिन बाद आके लौटा जाऊंगा। अब ग्राहक को बर्तन दे दिए। ग्राहक 2 दिन बाद लौटा तो ग्राहक ने 20 कटोरी, 20 चम्मच, 20 प्लेट, 20 गिलास वापस किए। अब सेठ हैरान। सेठ ने कहा मैंने तुझे 10-10 बर्तन दिए थे, तू सारे बर्तन दुगने करके क्यों लौटा रहा है? ग्राहक ने कहा सेठ जी
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके बर्तनों ने ना बच्चे दे दिए हैं। अब सेठ के मन में लालच आ गया, कहा भाई मेरे बर्तनों ने बच्चे दे दिए होंगे, बर्तन रख लिए। 1 महीने बाद वही ग्राहक लौटा। ग्राहक ने कहा सेठ जी बेटे की शादी करना चाहता हूँ, जरा मुझे सोचता हूँ चांदी के बर्तनों में मैं मेहमानों को खाना खिलाऊं, तो जरा 50 चांदी की कटोरी, 50 चम्मच, 50 गिलास, 50 प्लेट दे दो। अरे 1 महीने बाद आके बर्तन लौटा जाऊंगा। अब तो सेठ ने सोचा हो गई चांदी चांदी, बड़े प्यार से चांदी के बर्तन दे दिए। 1 महीना हो गया, ग्राहक नहीं लौटा। अरे 2 महीने बाद ग्राहक लौटा तो ग्राहक ने 50 की जगह 100 चांदी की प्लेट, 100 चम्मच, 100 गिलास, 100 बर्तन वापस किए। अब सेठ के मन में लालच आ गया था, तो सेठ ने आगे से खुद ही कह दिया, हाँ भाई मेरे बर्तनों ने बच्चे दे दिए होंगे। कारे सेठ जी आप तो बड़े समझदार निकले, आपके बर्तनों ने बच्चे दे दिए, बर्तन रख लिए। 1 महीने बाद वही ग्राहक लौटा। ग्राहक ने कहा सेठ जी बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, बहू भी बड़ी सुंदर आई है, कुछ मेहमान विदेश से आ रहे हैं, सोचता हूँ सोने के बर्तनों में खाना खिलाऊं, तो जरा 100 सोने की कटोरी, 100 चम्मच, 100 गिलास, 100 प्लेट दे दो। अरे 1 महीने बाद आके लौटा जाऊंगा। अब तो सेठ फूला ना समाये, मन में लड्डू फूटने लगे। सेठ ने सोचा हो गई चांदी चांदी, बड़े प्यार से सोने के 100 बर्तन दे दिए। 1 महीना हो गया, ग्राहक नहीं लौटा। अरे भैया इस बार 2 महीने में भी नहीं लौटा, 3 महीने हो गए, ग्राहक नहीं लौटा। तो सेठ को गुस्सा आया, सेठ ग्राहक के घर जा धमका। ग्राहक ने कहा सेठ जी आप यहाँ कैसे? सेठ ने कहा मैं यहाँ कैसे मतलब? 3 महीने पहले मुझसे सोने की 100 चम्मच, 100 प्लेट, 100 गिलास, 100 कटोरी ले गया था, चल मेरे सोने के बर्तन वापस कर। ग्राहक आंख से आंसू टपकाता हुआ बोला सेठ जी इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, आपके बर्तन तो मर गए। सेठ ने कहा अरे मुझे बेवकूफ बनाता है, मुझे पागल समझता है, अरे बर्तन कभी मरते हैं क्या? तो ग्राहक मुस्कुराता हुआ बोला सेठ जी जब बर्तनों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो बर्तन मर नहीं सकते क्या? यही बात समझाने आई हूँ कि लालच बड़ी बुरी बला है, किसी लालच में मत फंस जाना। दारू लेकर, पैसा लेकर, कपड़ा लेकर किसी के लालच में मत आना। मैं तो कह रही हूँ लालच में फंसोगे तो अपना विकास का रास्ता खो बैठोगे, लालच में फंसोगे तो पिछड़े वर्ग के सम्मान का रास्ता खो बैठोगे। इसीलिए किसी के लालच में नहीं आना है और आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना है, रोहित बोरा जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं लगातार सभाएं करती हुई आ रही हूँ, गला भी खराब हो गया है, लेकिन चाहे साधना भारती का गला खराब हो या तबीयत खराब हो, लेकिन पिछड़े वर्ग के मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई साधना भारती हमेशा लड़ने का काम करती रहेगी। सांप्रदायिकतावादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा आगे आती रहेगी। कल 22 तारीख है, कल मनिया में परम आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, विशाल जनसभा है और आपकी बेटी लोधी साधना भारती भी उस जनसभा में अपना संबोधन देगी, तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचिएगा और विस्तार से सुनिएगा। अभी मेरी और सभाएं हैं आगे, समय कम है, अंतिम एक संकल्प दिला दीजिए, इस बात का संकल्प कि अगर आप सांप्रदायिकता का सफाया चाहते हैं, अगर आप महिलाओं का सम्मान चाहते हैं या आप विकास चाहते हैं और विकास के लिए रोहित बोरा जी को फिर से विधायक बनाएंगे, तो दोनों हाथ खड़े करके सभी मेरे परिवार के सदस्य समान लोग आश्वासन दिला दीजिए, पीछे तक हाथ खड़े कर लीजिए। मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, मेरे चाचाओं ने मेरा हाथ खड़े कर लीजिए। आपकी बेटी नहीं थकती, आप थक जाते हैं। चाची ने हाथ नहीं खड़े किए, हाथ खड़े करो, काली साड़ी वाली, हाथ खड़े कर लिए, सभी ने हाथ खड़े कर लिए। अरे सब कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है ना, कोई बीजेपी का तो नहीं घुसा है कहीं अंदर? सब हाथ खड़े कर लो भैया, दोनों हाथ खड़े कर लो। पीछे तक, पीछे मेरी चाचियां खड़ी है भैया, वो हरी साड़ी वाली, वो लाल साड़ी वाली, अरे घूंघट मत लो, हाथ खड़े कर लो भाई, हाथ खड़े कर लो। सब पीछे हाथ, मेरी बहन ने हाथ खड़े कर लिए, लाल चुनरिया वाली ने हाथ खड़े कर लीजिए। कांग्रेस को वोट देंगे। यहाँ पे मेरी चाचियां दादियां भैया हाथ खड़े कर लो, आपकी बेटी आई है, सभी हाथ खड़े कर लिए, दोनों हाथ खड़े कर लो। सभी से, सबन्ने से मेरी दरखास्त है भैया, हाथ खड़े कर लो। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, हाथ के पंजे पे बटन दबाएंगे, रोहित बोरा जी को जिताएंगे। जब हाथ खड़े कर ही लिए हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट बोलने के लिए तो इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज की शाम छोटी पड़ जाएगी, परंतु समय की बाध्यता है, आगे भी सभाएं करनी है और गला बहुत खराब है। 15 दिन मध्य प्रदेश में प्रचार करके आई हूँ। कल शोभा रानी कुशवाहा जी के लिए जाटौली कौलारी में सभा की, आज 5 सभाएं आपके यहाँ करती आ रही हूँ। भीलपुर से लेकर मैं भीलपुर से शुरुआत की थी मैंने, केरली, मांगरोल,
और सभी जगहों से होती हुई आपके दिवाली पहुंची हो, अभी आगे और जाना है तो सफर लंबा है मेरा। मैं सिर्फ यही कहूंगी, हर सुबह सफर हर शाम सफर, इस जीवन का नाम सफर। सफर दरपेच है गाफिल तुझे इस धारे पानी से, लगा दिल को न दुनिया को न ऐशो काम रानी से। चलेगा काम कब तक जोर से जर से जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से। सराय तहर में मेहमा पकड़ तू रात भर का है, कमर बांधे हुए तैयार रहे आलम सफर का है। आलम सफर का है, मेरा भी आलम सफर का है। लेकिन ये सफर के आलम में ये कह दूं कि आऊंगी दिवाली दोबारा, जब आप जिताएंगे गोरा जी को तो धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में जरूर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारती।